अगर कुमारी सैलजा, जो कि लगभग तय माना जा रहा है कि वो अंबाला की बजाय सिरसा लोकसभा से लड़ती हैं, तो बहुत अच्छी फाइट जो है वो बीजेपी को वहाँ मिलेगी। सिरसा जिला ऐसा है, वहाँ से 3-4 रीजनल पार्टियां हैं। मुख्य रूप से हम इनेलो की बात करें, वो उनका गृह जिला सिरसा। उसके बाद नई नई बनी जेजेपी पार्टी की बात करें, उनका गृह जिला सिरसा। उसके बाद हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा गोपालकांडा, उसका गृह जिला सिरसा। तो संत जी की साख जो है ना, वो सिर्फ करनाल करनाल नहीं है, वो सिरसा भी है। क्योंकि सुनीता दुग्गल की टिकट कटवा के अशोक तंवर को दिलाना, ये जो है वो संत जी की साख का सवाल भी है। जिस डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में प्रभावित किया, बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, वही उनका गृह क्षेत्र, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय सिरसा में है, वहां वो प्रभावित नहीं कर पाए। और 2014 में इनेलो के जो चरणजीत सिंह रोड़ी है वो सांसद बने थे। बीजेपी ने तमाम हरियाणा की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस के बारे में सवाल लोग कर रहे थे कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो बता दें कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हालांकि फैसला आज भी नहीं होगा, लेकिन स्क्रूटनी जरूर हो जाएगी और स्क्रूटनी के बाद में सीईसी की बैठक में शायद कांग्रेस फैसला ले सकती है आने वाले 3-4 से 5 दिनों के भीतर। और आज सिरसा लोकसभा सीट पर बात करेंगे कि सिरसा लोकसभा सीट को लेकर लोगों का मिजाज क्या है, वोटर्स की स्थिति क्या है, समीकरण क्या कहते हैं, नेता कौन किस पर भारी है। मेरे साथ सुरेंद्र नैन है, जाने माने जर्नलिस्ट हैं और कई बड़े नेशनल चैनल्स में इन्होंने काम किया है और इनका इस वक्त जो है वो ठिकाना भारत पोस्ट है, उस पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। नैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सिरसा चूंकि आपने बड़ी बारीकी से देखा हुआ है, उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति आपको पता है, उसकी पॉलिटिकल सिनारियो आपको पता है। आज की दिन स्थिति ये है कि बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर अकेले लंगोट बांध के घूम रहे हैं, कांग्रेस का कोई आया नहीं है। जब तक कांग्रेस का नहीं आता है तब तक अशोक तंवर की स्थिति कैसे देखते हैं, और फिर कांग्रेस में कौन टक्कर दे सकता है, क्या कुमारी सैलजा का या कोई और, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन आज के दिन अशोक तंवर कहाँ खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल सुरेश जी, पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और जिस तरीके से आपने सिरसा की बात कही, क्योंकि हमने जो पहली वीडियो हिसार लोकसभा की बनाई थी, तो आपके तमाम दर्शकों ने, पूरे हरियाणा के लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा प्यार दिया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसी तरीके से सिरसा का, जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने जो 10 के 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं और सिरसा की स्थिति कैसी है, तो अगर मैं यूँ कहूँ सर्वेश जी कि कुरुक्षेत्र अगर एक सीट को छोड़ दें तो बाकी जो 9 लोकसभाएं बच गई, वहाँ पे सभी तरह की इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस के कुछ जगह तो ये पता है कि ये उम्मीदवार आएंगे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी जिसमें आप आज हम सिरसा की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ अशोक तंवर हैं, वो पहले सिरसा से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि उनका हृदय परिवर्तन हद से ज़्यादा बार हो चुका है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में गए, टीएमसी के बाद आम आदमी में आए, आम आदमी उनको कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा, तो अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। मतलब सत्ता में भागीदारी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगा रहे हैं बिल्कुल, और हद से ज़्यादा हृदय परिवर्तन मैंने कहा ना कि उनका हो रहा है। अभी जहाँ तक सवाल है वहाँ के सिनेरियो की, 2014 में जब पहली बार देश में बीजेपी की सरकार बनी, तो हरियाणा ने बीजेपी ने, माफ़ कीजिए, बीजेपी ने हरियाणा में जो हो 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हजका के साथ इनका गठबंधन था। हिसार और सिरसा जो है वो कुलदीप बिश्नोई के खाते में थे, यानी कि हजका में थी। तो वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई ने हिसार से चुनाव लड़ा था और सुशील इंदौरा ने जो है वो सिरसा से चुनाव लड़ा था। उस वक्त जो है इनेलो के जो चरणजीत रोड़ी थे वो सांसद बने थे, और यहाँ से जो है वो दुष्यंत चौटाला इनेलो के सांसद बने थे। उसके बाद 2019 का चुनाव होता है, यानी कि 2009 के चुनाव में तो अशोक तंवर सांसद बने। उसके बाद लगातार 2 बार जो पीछे के चुनाव अशोक तंवर हारते रहे हैं और फिर से अब मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कुमारी सैलजा की हम बात करें, वो सिरसा से सांसद रही हैं, हालांकि अंबाला से भी रही हैं, और उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह वही बहुत बार सिरसा के सांसद रहे हैं। उनके साथ साथ जब संयुक्त पंजाब होता था, प्रताप सिंह कैरो जो पहले मुख्यमंत्री थे संयुक्त हरियाणा पंजाब के, उनकी भी सरकार में वो मंत्री रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका रसूख वहाँ है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कुमारी सैलजा, क्योंकि जैसा आपने खुद बताया अभी कि उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और 2 से अगले 5 दिनों में टिकट आने की संभावना है, और ऐसा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा कि अप्रैल के, यानी कि पहले ही सप्ताह में टिकटें अनाउंस कर देंगे। तो सीधा सीधा मुकाबला जो फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस का, जैसा कि हर जगह वही हाल सिरसा में है। सिरसा में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ आपको मैं, क्योंकि सिरसा जिला ऐसा है, वहाँ से 3-4 रीजनल पार्टियां हैं। मुख्य रूप से हम इनेलो की बात करें, वो उनका गृह जिला सिरसा। उसके बाद नई नई बनी जेजेपी पार्टी की बात करें, उनका गृह जिला सिरसा। उसके बाद हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा गोपालकांडा, उसका गृह जिला सिरसा। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी।
इस बार जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की समझ कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोगों के बीच जा रही है, ये सुनने को मिल रहा है कि वोट जो है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा। यानी कि सीधा सीधा यूं कहें सर्वेश जी, एक वोट है मोदी के पक्ष का और एक वोट है मोदी के खिलाफ का। जैसे कि अभी दिल्ली में जो एक बड़ी विपक्ष की इंडिया गठबंधन की रैली हुई, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो अगर लार्जेस्ट वोट बीजेपी के जो खिलाफ का है अगर वो एक जगह डलता है तो सिरसा में भी जो है वो काफ़ी समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं। क्योंकि पंजाब का जो क्षेत्र साथ लगता हुआ है, किसानों का मुद्दा उठा, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि जो लोग जो हैं बीजेपी के खिलाफ आ गए, बीजेपी की मुखालफत ज़बरदस्त है। तो ये मुखालफत ख़त्म हो चुकी है, चुनाव के वक्त में रहने की संभावना है, या इसका असर बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर कितना पड़ता है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया सर्वेश जी। ये जो किसानों की मुखालफत है, क्योंकि वो पूरा का पूरा किसानी का इलाका है और पंजाब और राजस्थान के सटा हुआ बिल्कुल सिरसा है, तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो प्रचार करते घूम रहे हैं। अभी हम हाल ही की बात करें, फतेहाबाद वो आए थे, वहाँ भी उनका किसानों ने विरोध किया। और हम थोड़ा सा पहले चले जाए, अभी बाई इलेक्शन होके हटा है इलाहाबाद का, तो वहाँ पूरा का पूरा जो चुनाव था वो भी किसानों की ही वजह था, यानी किसानों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर से तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे इलाहाबाद से, गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा, तो किस तरीके का कहीं का विरोध हुआ। तो ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नामधारी बेल्ट है, सिख है, हर तरीके का वहाँ वोटर है। तो वो जो वोटर है वो किसानी, आप एक वोटर उसको कह सकते हो, उस तरीके का इलाका है। तो जाहिर सी बात है इस बार भी विरोध की पूरी पूरी संभावना है। दूसरी बात यह है कि फर्ज कीजिए कि कुमारी शैलजा, जैसे संभावना लग रही है, हमें भी लगता है कि कुमारी शैलजा को बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस वहां पर उतार सकती है। उनको लगता है कि शैलजा मजबूत हो सकती है, और ये काफी दिन से चर्चाएं भी चल रही है कि जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनको चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि आपको कमबैक करना हरियाणा में। तो कुमारी शैलजा अगर आती हैं यहाँ पर, तो बनस्पत अंबाला के, तो क्या वो ज़्यादा मजबूत रहती है सिरसा में? हाँ, ये कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं आप। कंपेयर अगर करते हैं हम अंबाला और सिरसा का, क्योंकि दोनों की दोनों एससी जो है रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, तो कुमारी शैलजा जैसे मैंने बताया वहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी रह चुके हैं, और ये समीकरण माने जा रहे हैं, जोड़कर देखे जा रहे हैं कि अगर कुमारी शैलजा, जो कि लगभग तय माना जा रहा है कि वो अंबाला की बजाय सिरसा लोकसभा से लड़ती हैं, तो बहुत अच्छी फाइट जो है वो बीजेपी को वहाँ मिलेगी। 2 दिन पहले वो आई भी हैं, कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स, उनकी गुप्त मीटिंग हुई है, कुछ संकेत देके गई है कि नहीं देके गई है, किसी ने रिवील नहीं किया, लेकिन ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी की टिकट मांग रही थी सुनीता दुग्गल, क्योंकि वो सांसद थी, वहां से सीट से रही, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, टिकट कट गई है। और दूसरी बात ये कि चूंकि आपने बताया कि अशोक तंवर बहुत तेजी से दौड़ लगाते आ रहे हैं, कई पार्टियां उन्होंने बदली हैं, बीजेपी में आए हैं, तो कार्यकर्ता बीजेपी के कैसे सोचते हैं? और सुनीता दुग्गल की जो टीम है उसकी भी हम कमजोर नहीं मान सकते, टीम तो मजबूत रही होगी, वो 5 साल सांसद रही है वहां से जी। ये क्या फैक्टर्स होंगे? क्या अशोक तंवर को ये कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी, या इनको दिक्कतें पैदा कर सकती हैं तंवर की राह में? देखिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुनीता दुग्गल का बहुत ज़्यादा विरोध था, और जिस तरीके से हम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें या हिसार की बात कर लें, जो भी मौजूदा सांसद थे उनके बारे में लोगों का ये कहा भी जाता है कि सांसद बनने के बाद नहीं आए, धन्यवाद नहीं करने आए। वैसा ही ठीक सुनीता दुग्गल के साथ था, और बहुत लंबे समय से लगभग इसका कहीं कहीं कयास भी था और मालूम भी था कि जो अगर टिकटें जो बीजेपी बदलेगी तो सिरसा की सीट भी उसमें एक है। और आपने देखा होगा जब मनोहर लाल खट्टर ने अशोक तंवर को ज्वाइन करा, उन्होंने कहा कि ये मेरे भांजे लगते हैं, मेरा भी वो गांव और इनका भी वो पैतृक गांव, और ये भी मेरी भांजी है सुनीता दुग्गल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या है कि क्योंकि संत जी जिस तरीके से आप एक सर्वेश जी पूरे हरियाणा में आपको बड़ा अच्छे सुना जाता है, संत जी की जो आप कहीं ना कहीं गाथाएं चलवाते हैं, वो रूहानी ताकतों का आप जिक्र करते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि बीजेपी के लोग ही जो है उनको संत कहते आ रहे थे, तो हमने भी उनको एक पकड़ा है कि भी जो वो कह रहे हैं तो हम भी लोगों को बता दें कि संत यही है। हाँ, क्योंकि अशोक तंवर को लाने वाले संत जी हैं, हिसार की टिकट दिलाने वाले संत जी हैं हिसार में भी। तो संत जी की साख जो है ना वो सिर्फ करनाल करनाल नहीं है, वो सिरसा भी है, क्योंकि सुनीता दुग्गल की टिकट कटवा के अशोक तंवर को दिलाना, ये जो है वो संत जी की साख का सवाल भी है। अच्छा, टीस तो रहती है, सुनीता दुग्गल की टिकट कट गई, भले ही वो एंटी इनकम्बेंसी में आ रही थी, या जो भी फैक्टर्स रहे हैं, या पॉलिटिकली उनके साथ में षड्यंत्र हो गया, कुछ भी आप कहें या वो कहें, लेकिन टीस तो मन में रहती है कि वो जिस उम्मीद से इंतजार में थे कि भी हाँ उनको टिकट मिलेगी, लास्ट के दिनों में तो वर्किंग भी कर रही थी वो, तो ये टीस जो है ये दिक्कतें पैदा करेगी अशोक तंवर को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगी, क्योंकि कौन चाहेगा कि कोई भी उनकी जगह अलग पार्टी से आकर, है ना, कोई कहीं न कहीं उस सीट पर आए और जीते। तो इस तरह की चीज़ें तो करते हैं, क्योंकि सुनीता दुग्गल जो है अधिकारी रही हैं, उनके जो हस्बैंड है वो भी अधिकारी हैं बड़े। तो कहीं ना कहीं रतिया का विधानसभा का भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, रतिया जो विधानसभा है वो सिरसा लोकसभा के अंतर्गत ही आती है। तो आप ठीक कह रहे हो, इस तरह की चीज़ें हैं।
और बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, और जैसे मान लीजिए गोपाल कांडा है, उन्होंने सरकार को समर्थन कर रखा है, वो हलोपा से जीत कर आए थे। उनके भाई जो है गोविंद कांडा, वो बीजेपी के सदस्य बने, उसके बाद उन्हें अहमदाबाद का बाई इलेक्शन लड़ा। लेकिन गोपाल कांडा क्या करते हैं, क्योंकि सर्वेश जी अगर हम इनेलो को देखें, पूरे हरियाणा की बात अगर हम ना भी करें तो ये माना जाता है कि सिरसा जिले में जो है वो इनेलो का ठीक ठाक पोजीशन मानी जाती है कंपेरिजन टू बाकी जिलों के। हार जीत एक अलग विषय है, क्योंकि जेजेपी के कंपेयर हम बात करें, हम कहीं ना कहीं बीजेपी के कंपेयर बात करें या कांग्रेस के, तो सिरसा में इनेलो का ठीक ठाक एक सिस्टम माना जाता है। लेकिन जो गोपाल कांडा फैक्टर है वो मतलब वहाँ क्या करते हैं, किसका साथ देते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। दूसरी बात, सिरसा में एक डेरा भी है, हाँ, बहुत बड़ा डेरा है और उसकी चर्चा भी करनी लाजमी है। डेरे का प्रभाव क्या डेरा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी में कुछ भी हो सकता है, या फिर सरकार के लिए कुछ उम्मीदें हैं डेरे से? देखिए आपने ठीक कहा, डेरा सच्चा सौदा का वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसा मैंने बताया कि 2014 में जब पहली बार सरकार बनी हरियाणा में भी, तो अगर हम सिरसा लोकसभा के लिहाज से देखें तो सिर्फ मात्र एक सीट आई थी बीजेपी की, वो थे सुभाष बराला, 2014 में विधायक बने। बाकी जो 9 की 9 है उसमें इनेलो के थे, कांग्रेस के अलग अलग थे। तो हालांकि 14 में बड़ी बात यह भी सर्वेश जी कि जिस डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में प्रभावित किया, बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, वही उनका गृह क्षेत्र, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय सिरसा में है, वहाँ वो प्रभावित नहीं कर पाए। और 2014 में इनेलो के जो चरणजीत सिंह रोडी है वो सांसद बने थे। इस बार देखना होगा कि आखिर किस तरीके का क्या रहता है। दूसरी बात, और 2014 में आपको ध्यान होगा चुनाव जो लड़ा बीजेपी ने वो मोदी के नाम पे लड़ा, खालिस तौर पे। 2019 में भी इत्तेफाक से वही एक नारा था कि मोदी इस बार फिर एक बार मोदी। ये जो चुनाव है 2024 का, तो यहाँ पर सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, क्या मोदी का सिक्का चल सकता है, या पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ इसलिए नहीं करेगी भी मोदी के नाम पे तो नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ें और हो सकती हैं। तो क्या मोदी का नाम चलेगा सिर्फ और सिर्फ? ना, इस बार नहीं चलने वाला सर्वेश जी। जैसे हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम नहीं चलने वाला, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, अब दिल्ली का हम उदाहरण ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल का, और राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ तो है कि ठीक है, अगर किसी ने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार की, आप कार्रवाई कीजिए, लोग इस बात को मानते हैं, बट चुनाव के वक्त क्यों, ऐन वक्त पर क्यों? तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और जैसा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा था कि किसानी इलाका, तो किसान तो किस तरीके से बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं उनका रवैया रहता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो तो सारा का सारा वही इलाका है। तो मोदी का फैक्टर वहाँ नहीं चलने वाला। शुक्रिया बात करने के लिए, और आपसे भी अनुरोध है कि आप खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि आप क्या राय रखते हैं। लेकिन ये कम से कम तय है कि जो लोग सिर्फ मोदी के नाम के सहारे तैरना की चाह रख रहे थे, तैरना चाहते थे, उनके लिए दिक्कतें और परेशानियां खड़ी मिलेंगी। इस बार बीजेपी के लिए मोदी का फैक्टर उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना 2014-2019 में रहा था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और कुल मिला के अशोक तंवर की राह सिरसा में आसान नहीं, भले ही वो आज तक अभी तक अकेले लंगोट बांधकर घूम रहे हैं, लेकिन कुमारी शैलजा अगर वहाँ से आती हैं तो फिर मुकाबला बहुत कड़ा होने की संभावना है। वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें।